नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की दूसरी मैराथन कक्षा है जिसके माध्यम से अपन करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। पिछली कक्षा जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है जरूर देखिएगा। पिछली कक्षा में मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे तथा प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी बताई थी। तो आज की कक्षा को अपन प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहेगा प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। तो कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 जनवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक अपने भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था। तो डेट आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। WEF जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WEF जिसे अपन कहते हैं विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1971 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई है दोस्तों, इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में स्थित है। जो जिनेवा शहर है ये स्विट्जरलैंड का शहर है। जिनेवा के अंदर भी एक स्थान है दोस्तों कोलोगनी, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच एक सूचकांक जारी करता है दोस्तों जिसका नाम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। 2020 का जो सूचकांक जारी हुआ था उसमें जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों वो रहा है 168वां। तो भारत का स्थान ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, इसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तब आपका उत्तर रहेगा दोस्तों 168वां। अगला बिंदु है दोस्तों जिसके माध्यम से अपन बात करेंगे यूएनडीपी के संबंध में। यूएनडीपी की फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। जो न्यूयॉर्क है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। यूएनडीपी क्या करता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष एक सूचकांक अथवा रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट अथवा सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों वो रहा है 131वां। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तब आपका उत्तर हो जाएगा 131वां स्थान रहा है। अगले बिंदु के माध्यम से अपन जानेंगे विश्व बैंक के संबंध में जानकारी। तो अगला पॉइंट देखिए, विश्व बैंक जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जो वाशिंगटन डीसी है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब हो गया सूचकांक। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों वो रहा है 63वां। तो इंडेक्स भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 63वां स्थान रहा है भारत का 2020 के इंडेक्स में। इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों कारोबारी सुगमता सूचकांक। अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में अपन बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। ये भी चर्चाओं में रहता है दोस्तों। यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस शहर में स्थित है। जो पेरिस है दोस्तों ये फ्रांस देश की राजधानी है। पेरिस के संबंध में आपको एक और बिंदु ध्यान में रखना है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा हाल ही में 32वें नंबर के जो ओलंपिक खेल हैं दोस्तों वो टोक्यो जापान में संपन्न हुए हैं, तथा होने वाले अगले जो ओलंपिक होंगे जो कि 33वें नंबर के ओलंपिक होंगे वर्ष 2024 में, वो कहाँ आयोजित होंगे? तो पेरिस फ्रांस देश में आयोजित होंगे। तो ये बिंदु आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। असम्मिलित हैं
तो यहाँ पर कौन सा युग्म असम्मिलित है, इसके संबंध में आपको जानकारी देनी है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा अपने देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये युग्म सही हो जाता है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। तो आप सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए कि अपने भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी। तो ये युग्म गलत हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि अपने भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, न कि 28 जनवरी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतिम जो ऑप्शन है उसे भी आप देख लीजिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तो चारों ही महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, आवर ओनली होम पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक जिनकी है उनका नाम है दलाई लामा। ये तिब्बती धर्म गुरु हैं दोस्तों, नाम ध्यान में रखिएगा, दलाई लामा। इनकी पुस्तक है आवर ओनली होम। इस पुस्तक का जो पूरा नाम है दोस्तों वह है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, काफ़ी चर्चाओं में रही थी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं दलाई लामा, जिनका संबंध तिब्बत से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, 9 जनवरी 2021 को एयर इंडिया की महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी। इस टीम का नेतृत्व किसने किया। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोया अग्रवाल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 जनवरी 2021 को एयर इंडिया की महिला पायलटों की एक टीम थी जिसने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित हैं यहाँ से उड़ान भरी है दोस्तों, तथा इस टीम का जो नेतृत्व किया था वो जोया अग्रवाल ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे संक्षिप्त रूप में अपन कहते हैं ISRO यानी कि इसरो का प्रमुख कौन है। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वह हैं दोस्तों के सिवान। इनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और ये चर्चाओं में भी रहते हैं, तो इनका प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ये जनवरी 2018 में इसरो के प्रमुख यानी कि अध्यक्ष बने थे तथा इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक रहने वाला है। अब मैं आपको इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। स्थापना वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा 1969 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो विक्रम साराभाई थे। इसका वर्तमान में जो मुख्यालय स्थित है वो बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बेसिक जानकारी इसरो के संबंध में जो आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण मिशन है दोस्तों इसरो के तथा अन्य प्रकार की जानकारियां हैं जिनको मैं आपको देना चाहता हूं, तो उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। हाल ही में वर्ष 2019 में इसरो ने एक अपना मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है दोस्तों चंद्रयान मिशन 2। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है दोस्तों वह है 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया था। जगती दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका जनरली जो सामान्य प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको ऑप्शन में श्रीहरिकोटा भी देखने को मिल सकता है अथवा आंध्र प्रदेश भी देखने को मिल सकता है। तो श्रीहरिकोटा में स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। जो प्रक्षेपण यान था दोस्तों उसका नाम था GSLV MK3। इस प्रक्षेपण यान के थ्रू चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था यानी कि प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा एक और बिंदु ध्यान में रखिएगा, चंद्रयान मिशन फर्स्ट भी अपने इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसकी डेट है दोस्तों लॉन्चिंग की 22 अक्टूबर 2008। तो ये वर्ष 2008 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान मिशन फर्स्ट तथा चंद्रयान मिशन 2
वर्ष 2019 में लॉन्च हुआ है। तो इसकी जो डेट है दोस्तों लॉन्चिंग की, वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा, इसरो ने 17 दिसंबर 2020 को भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया है। ये भी करंट अफेयर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो भारत के नए संचार उपग्रह का जो नाम है वो है CMS-01। जो प्रक्षेपण यान था दोस्तों वो था PSLV-C50। अभी बताऊंगा मैं आपको कि PSLV क्या है तथा GSLV क्या है, तो ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट भी। भारत के जो उपग्रह हैं दोस्तों उनमें नाम है जीसैट। जीसैट अपने भारत का उपग्रह है दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगला जो उपग्रह है उसका नाम है इनसेट। इनसेट की फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तथा अभी हाल ही में जो इसरो ने नया संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है दोस्तों उसका नाम है CMS। इसका जो पहला उपग्रह है उसका नाम है CMS-01, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इन तीनों के बारे में भी आप जानकारी रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि PSLV तथा GSLV क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो PSLV की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। जबकि GSLV की जो फुल फॉर्म है वह है दोस्तों भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV तथा GSLV की आप फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से जो भी मैंने आपको जानकारी दी है इसरो से संबंधित उनके बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं दोस्तों के सिवान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। चांद की सतह पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो वो देश बना है दोस्तों चीन। इसका मिशन था दोस्तों चांग-E5, जिसके माध्यम से इसने चांद पर अपना झंडा फहराया है। इस नोट को देखिए दोस्तों, अमेरिका ने वर्ष 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहली बार झंडा फहराया था। तो इससे पहले अमेरिका का झंडा चंद्रमा पर फहराया गया था। इसका 1969 ईस्वी में मिशन था जिसका नाम था दोस्तों अपोलो 11 मिशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 23 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे संक्षिप्त रूप में कहा जाता है DRDO, ने उड़ीसा तट के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम है दोस्तों MRSAM मिसाइल, जिसे आप बोल सकते हो MRSAM मिसाइल, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल का DRDO ने हाल ही में परीक्षण किया है दोस्तों 23 दिसंबर 2020 को। कहाँ से किया है? उड़ीसा तट पर एक रेंज है दोस्तों जिसका नाम है चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज। यहाँ से इस मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है तथा इस मिसाइल का जो डिजाइन तैयार किया गया है वो भारत व इजराइल दोनों देशों के माध्यम से किया गया है, यानी कि भारत व इजराइल ने संयुक्त रूप से इस मिसाइल को तैयार किया है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा DRDO के संबंध में। अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको इसरो से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की थी, उसी तरीके से DRDO के संबंध में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो DRDO की फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। तो ये सभी बेसिक जानकारी है DRDO के संबंध में जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जनवरी 2021 में संपन्न बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 की विजेता टीम है। तो हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, तथा इस ट्रॉफी को
जिस टीम ने जीता है वो भारत की टीम है दोस्तों। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस ट्रॉफी को जीता है तथा भारत ने 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 से जीत दर्ज की है। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों इस मैच को, काफ़ी रोमांचक मैच था। इसका प्रश्न अभी थोड़े टाइम पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनवरी 2021 में संपन्न बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। जो भारत की पुरुष क्रिकेट टीम है दोस्तों, उसी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 से जीत दर्ज की है। और जो कप्तानी की थी दोस्तों टेस्ट मैचों में, वो अजिंक्य रहाणे ने की थी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये चर्चाओं में रही थी दोस्तों। इसकी वर्तमान में जो ऊंचाई है वह है दोस्तों 8,848.86 मीटर। इसकी पहले जो ऊंचाई मापी गई थी वो थी दोस्तों 8,848 मीटर। तो अभी हाल ही में जो माउंट एवरेस्ट चोटी है दोस्तों, जो कि नेपाल देश में स्थित है, इसकी ऊंचाई मापी गई थी और इसकी जो ऊंचाई आई थी दोस्तों निकलकर वह आई थी 8,848.86 मीटर। यानी कि पहले के मुकाबले इसकी ऊंचाई में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 0.86 मीटर वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों जेनेट एलन। यह हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, नाम ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जेनेट एलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होने जा रही है दोस्तों गुजरात राज्य में। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। मंड्या नामक एक स्थान है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, यहाँ पर देश का पहला लिथियम भंडार मिला है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मंड्या में क्या मिला है? देश का पहला लिथियम भंडार मिला है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। जनवरी 2021 में देश में कई राज्यों में पक्षियों की मौत को लेकर सरकार द्वारा किस बीमारी की चेतावनी दी गई है? तो इसका प्रश्न मैंने आपको राजस्थान जीके में भी करवाया था, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्ड फ्लू। जो बर्ड फ्लू बीमारी है दोस्तों, इसी को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की थी। अब मैंने आपको राजस्थान जीके की क्लास में एक प्रश्न कंप्लीट करवाया था कि हाल ही में अपने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पक्षियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, तो उन पक्षियों की मृत्यु का कारण क्या था? तब मैंने आपको उत्तर दिया था एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसी को ही बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 72वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2021 को मनाया गया था की परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, तो उनका नाम है दोस्तों भावना कांत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भावना कांत जो कि भारत की महिला फाइटर पायलट हैं दोस्तों, इन्होंने 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था तथा ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। गलत युग्म है। तो पहला ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। तो युग्म सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो नंद किशोर सिंह हैं, जिन्हें आप संक्षिप्त रूप में कह सकते हो एनके सिंह। तो एनके सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। चूंकि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल हैं
तो वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पर दे रखा है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये गलत हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले थे दोस्तों, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। तो यहाँ पर नोट के माध्यम से मैंने लिख रखा है जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जो गलत युग में है वो सी वाला है। अंतिम ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल हैं। तो ये सभी बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। ये वर्तमान में कौन क्या क्या है उससे संबंधित प्रश्न है। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो है दोस्तों NV रमना। ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये हाल ही में बनाए गए थे। तो NV रमना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला जो पद है वह है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों वो सुनील अरोड़ा हैं। ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला पद है मुख्य सूचना आयुक्त। तो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व CM तथा डॉक्टर हैं दोस्तों जिनका नाम है विधान चंद्र राय, जिन्हें आप संक्षिप्त रूप में कह सकते हो BC राय। तो विधान चंद्र राय की याद में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। जो विधान चंद्र राय हैं दोस्तों इनको वर्ष 1961 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ते पश्चिम बंगाल के CM भी रह चुके हैं तथा जाने माने डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, GST कब लागू हुआ? इसका प्रश्न जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं वो कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा अपने राजस्थान का जो स्थान रहा है इस इंडेक्स में वो 12वां स्थान रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान करंट अफेयर की दृष्टि से। तथा तमिलनाडु का सेकंड स्थान रहा है दोस्तों, जबकि केरल का थर्ड स्थान रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस नोट के माध्यम से ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान रहा है वो 48वां रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स है दोस्तों। अभी अपन ने प्रश्न में बात की है कि नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें कर्नाटक राज्य फर्स्ट स्थान पर रहा था। तथा एक वैश्विक स्तर पर सूचकांक जारी होता है जिसका नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे आप बोल सकते हो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। इसमें जो भारत की रैंक रही है दोस्तों वो 48वीं रही है। तो ध्यान में रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान रहा है वो 48वां रहा है। अगला जो नोट है इसके माध्यम से आपको जानकारी रखनी है कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है ये 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो इसकी स्थापना के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग से पहले अपने भारत में योजना आयोग कार्य करता था। जो योजना आयोग है दोस्तों जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, परंतु 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह जो नया आयोग स्थापित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा उसका नाम है नीति आयोग। तो योजना आयोग के संबंध में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1950 ईस्वी में हुई थी, जबकि नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसका वर्तमान में जो मुख्यालय स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है।
तो देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे पीएम मोदी। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों वो राजीव कुमार हैं। तो इसका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। तथा इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। तो नीति आयोग से संबंधित ये बेसिक जानकारी आपको याद में रखनी है, कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। आईसीसी ने दशक 2011 से लेकर 2020 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर अथवा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब किसे दिया है? तो आईसीसी ने जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है दशक 2011 से लेकर 2020 का, तथा इस हेतु जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये दी गई है दोस्तों विराट कोहली को। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस नोट को ध्यान में रखिएगा। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे एवं टी20 क्रिकेटर जिन्हें चुना गया है उनका नाम है दोस्तों एलिस पेरी। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एलिस पेरी। इनको दशक 2011 से लेकर 2020 तक की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे एवं टी20 क्रिकेटर चुना गया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। डीआरडीओ ने किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किस व्यक्ति को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है? तो आप उत्तर दोगे दोस्तों हेमंत कुमार पांडे को। तो ये काफी महत्वपूर्ण नाम है। हेमंत कुमार पांडे ने जो खोज की है दोस्तों वो लूको स्किन दवा की खोज की है। इस खोज के लिए इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार डीआरडीओ के द्वारा दिया गया है। तो हेमंत कुमार पांडे के द्वारा लूको स्किन दवा की खोज की गई है जिसका प्रयोग ल्यूकोडर्मा, जिसमें क्या होता है दोस्तों सफेद दाग हो जाते हैं, इस बीमारी हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। स्पेस एक्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका देश की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये हाल ही में चर्चाओं में रही थी दोस्तों। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में एलोन मार्क्स के द्वारा की गई थी। तो इसके जो फाउंडर हैं दोस्तों वो एलोन मार्क्स हैं। ये क्यों चर्चाओं में रही थी दोस्तों? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9 से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो जो स्पेस एक्स अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है इसने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारत का इस्पात उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? इस्पात का मतलब हो गया स्टील। तो भारत का स्टील के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों दूसरा। पहले नंबर पर है चीन। चीन के बाद इस्पात के उत्पादन में अपने भारत का दूसरा स्थान है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? तो बनी है दोस्तों मानसा वाराणसी। इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। तो मानसा वाराणसी हाल ही में मिस इंडिया 2020 बनी है। इससे पूर्व जो मिस इंडिया वर्ल्ड थी दोस्तों उनका नाम है सुमन राव, जिनका संबंध राजस्थान राज्य से है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा अपनी समाप्त होती है। पिछली कक्षा तथा इस कक्षा के माध्यम से मैंने आपको करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तथा इन प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको व्याख्या भी बताई है, तथा व्याख्या के माध्यम से आपके जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे परीक्षा की दृष्टि से वो भी कवर हो गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी दोस्तों। पिछली कक्षा जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी जरूर देखिएगा, तथा इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।